एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज की डेट है 9 फरवरी और 9 फरवरी का हम प्रेस रिलीज़ देखेंगे। अभी कुछ दिनों से क्वेश्चन आवर जो कि बजट सेशन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो बजट सेशन में क्वेश्चन आवर चल रहा है। तो क्वेश्चन आवर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्टर से, कंसर्न मिनिस्टर से, वो मिनिस्टर उसका रिप्लाई देते हैं और वो प्रेस रिलीज के रूप में यहाँ पे पब्लिश होता है, ठीक है, पीआईबी पे। तो बहुत सारा न्यूज़ होता है, बहुत सारा प्रेस रिलीज होता है, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव आर टेकन टू मेक इंडिया द ग्लोबल लीडर इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि इंडिया को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाया जाए। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या वो स्टेप्स लिए गए हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे सेड a number of initiatives are taken to make India the global leader in space science and technology, ठीक है। तो इन इनिशिएटिव में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर गोइंग ऑन इन इसरो सेंटर स्पैनिंग द एरिया ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो इन सारे एरियाज पे इसरो में काम किया जा रहा है, ठीक है। कौन कौन से एरिया में? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो बैलेंस हो या कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस पर इसरो सेंटर में काम किया जा रहा है। दूसरा, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको पता है कि बहुत सारे सेटेलाइट जो लॉन्च होता है इसरो के द्वारा वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट होता है। तीसरा है नेविगेशन, नेविगेशन के क्षेत्र में भी जो जीपीएस सिस्टम होता है, तो इंडिया भी जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, वो अमेरिका का है, तो इंडिया भी उसी लाइन पे अपना जीपीएस सिस्टम डेवलप करने के उसमें है, ठीक है। तो नेविगेशन के क्षेत्र में। फिर रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में भी इसरो में इस पर काफ़ी वर्क हो रहा है, काफ़ी फंक्शनिंग की जा रही है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू अर्थ को जो भी अर्थ का सरफेस है उसको हम सेंस करते हैं, उसको हम लोकेट करते हैं, ठीक है। ये रिमोट सेंसिंग किस चीज़ में हेल्प करता है? मिनरल के एक्सप्लोरेशन में रिमोट सेंसिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में इसरो में काम किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ही इसरो के द्वारा एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस वेदर, स्पेस में जो वेदर का जो एक्सप्लोरेशन है उसके क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया जा रहा है। और जो आदित्य मिशन है वो क्या कर रहा है, सन का जो एटमॉस्फेयर है उसको एक्सप्लोर करने का प्रयास है आदित्य मिशन के द्वारा। दूसरा है द मून, तो जो चंद्रयान 3 है उसका भी उसका पर्पस वही है कि मून के सरफेस को एक्सप्लोर किया जाए, स्पेस के वेदर को एक्सप्लोर किया जाए। एंड अदर प्लैनेट एज वेल एज एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस। तो इन क्षेत्रों में इसरो के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ देखें कि इसरो प्लान कर रही है कि इंडियन स्पेस एक टेलीस्कोप को डेवलप करने का प्लान कर रही है। और इस क्षेत्र में इसरो ने ऑलरेडी एक्सरेज और विजुअल अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप का जो कंसेप्ट है उसको रियलाइज किया है, ठीक है, उस पर ये काम चल रहा है। और आने वाले समय में इसरो प्लान कर रही है कि एक स्पेस टेलीस्कोप बनाया जाए जो कि अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल आयर एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड हो। और जो प्लान्ड अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप होगा वो 1 मीटर मिरर को यूज करेगा, जो मिरर का जो थिकनेस होगा वो 1 मीटर को होगा। एंड प्रोवाइड द डीपेस्ट इमेज इन अल्ट्रा वायलेट, यानी जो स्पेस का जो इमेज वो देगा वो अल्ट्रा वायलेट में होगा, ठीक है। आपको पता है कि जो लाइट होता है उसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं,
ठीक है, जो विजुअल लाइट होता है जिसे हम देख पाते हैं, एक होता है उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का अल्ट्रावायलेट होता है और उससे कम फ्रिक्वेंसी का इंफ्रारेड होता है। तो ये 3 रेंज होते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप जो इसरो प्लान कर रहा है वो उसका अपर्चर जो होगा 1 मीटर का होगा, यानी जो मिरर यूज होगा उसका थिकनेस 1 मीटर का होगा और वो अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में हमें इमेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी वो खुली आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए हमें डिवाइस का जरूरत पड़ेगा, लेकिन जो इमेज होगा वो काफ़ी क्लियर इमेज होगा, काफ़ी डिफेस्ड इमेज होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर Dr. Jitendra Singh says around 75 startups have registered under a space technology category in the Startup India portal। जो Startup India portal है, Startup India क्या है, एक इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जिसमें स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा था, जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा था। तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया था, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, और वहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं उस पोर्टल पे, उसमें से 75 स्टार्टअप्स जो हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी कैटेगरी से हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। कुछ दिन पहले ही इसरो ने प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया गया, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया है स्पेस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी खोला गया है। और जो स्टार्टअप्स इंडिया पोर्टल पे उस पर देखा गया कि 75 स्टार्टअप्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ओके, The minister said to facilitate private sector participation in space activities, Department of Space जो DOS है, Department of Space है, is revising the existing policies in space domain। यानी स्पेस के क्षेत्र में जो भी पॉलिसी है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी, उसको रिवाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट किया जाए, और ताकि वो स्पेस के क्षेत्र में प्रोडक्शन कर सके, स्पेस के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। ओके, तो यहां पे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन्फॉर्म किया कि क्वेश्चन आवर के दौरान जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिफॉर्म अनाउंस किया था जून 2020 में। जून 2020 में एक रिफॉर्म किया था, अनाउंसमेंट हुई थी रिफॉर्म की। ठीक है, स्पेस सेक्टर में किस क्षेत्र में, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को इनेबल किया जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए इस क्षेत्र में। ठीक है, और उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स लिए गए थे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स उसके लिए लिए गए थे उस अनाउंसमेंट में, जून 2020 में जो अनाउंसमेंट हुआ था जिसमें रिफॉर्म किया गया था स्पेस सेक्टर में। और उस रिफॉर्म का मकसद क्या था, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना स्पेस के क्षेत्र में, और उसके अंतर्गत ये सारे कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे। पहला था अ नेशनल लेवल ऑटोनोमस नोडल एजेंसी, नेमली इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एक नोडल एजेंसी थी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर थी। इसको क्रिएट किया गया था, किस लिए क्रिएट किया गया था, फॉर प्रमोटिंग, हैंड होल्डिंग, ऑथराइजिंग एंड लाइसेंसिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू कैरी आउट स्पेस एक्टिविटीज। यानी कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर स्पेस एक्टिविटीज करना चाहते हैं, स्पेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उन्हें किस एजेंसी के थ्रू लाइसेंसिंग मिलेगी, किस एजेंसी के थ्रू ऑथराइजेशन मिलेगा, वो था एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इनिशिएटिव लिया गया था इस क्षेत्र में, एक्सेस टू इसरो फैसिलिटीज़ एंड एक्सपर्टीज़ आर एक्सटेंडेड टू प्राइवेट एंटिटीज़। यानी इसरो का जो भी फैसिलिटीज़ है, यानी जो भी जो सेंटर है इसरो का, जो कि टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी देते हैं, या जो भी एक्सपर्टीज़ है, जो भी एक्सपर्ट है, जो भी साइंटिस्ट है, वो प्राइवेट एंटिटीज़ को भी प्रोवाइड किया जाने लगा। ठीक है, टू सपोर्ट देयर स्पेस एक्टिविटी। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, वो स्पेस एक्टिविटीज़ में कुछ प्रोडक्शन करना चाह रही है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, तो उसको इसरो के द्वारा जो उस इसरो की फैसिलिटी है या फिर जो एक्सपर्टीज है, जो साइंटिस्ट है, वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो इसरो का एक्सपीरियंस है स्पेस के क्षेत्र में, वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाएगा। थर्ड जो इनिशिएटिव था
announcement of opportunities are being done offering challenges is new domain of space technology। ठीक है, तो एक चैलेंज के रूप में एक स्पेस टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी बताया गया, चैलेंज बताया गया कि अलग अलग क्षेत्र में जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ था उसमें ऑफरिंग दिया गया प्राइवेट प्लेयर्स को, उनको एक चैलेंज दिया गया है, मतलब ऑफर के रूप में कि आपके पास ये चैलेंज है, इस क्षेत्र में आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, उसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। ये क्या करता है, जो टेक्नोलॉजी इसरो ने डेवलप किया है, ठीक है, वो उसका काम क्या है कि जो टेक्नोलॉजी इसरो ने डेवलप किया है वो इंडियन इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, जो भी इंडियन इंडस्ट्री जो स्पेस के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो उस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या करेगा, एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, जो कि इसरो के द्वारा जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है वो इंडियन इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव लिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के द्वारा, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट किया जाए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया अचीव मेजर सक्सेस इन कोल इंपोर्ट रिडक्शन डिस्पाइट इंक्रीज इन पावर डिमांड। आपको पता है कि जो मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इंडिया में वो है थर्मल पावर प्लांट, यानी कोल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, जो मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का वो है कोल। ठीक है, और आपको पता है कि जो इसमें कुकिंग कोल यूज होता है जलाने के लिए, जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें आग लगाने के लिए कुकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है, और कुकिंग कोल इंडिया में बहुत ही कम अमाउंट में है, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादातर इंपोर्ट पे निर्भर होते हैं। तो इंडिया इज़ अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंजप्शन कंट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोज बाई 4.7% ईच ईयर। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप याद रखेंगे कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, और हर साल 4.7% की दर से रेट से हमारा जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने क्या किया, जो इंपोर्ट्स, चूंकि एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है तो हम ज़्यादातर एनर्जी हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं, तो कोल का भी डिमांड बढ़ रहा है और उसका इसके कारण कोल का इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो कोल के इंपोर्ट को कम करने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए जो रिफॉर्म लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, ठीक है, वो जो इनिशिएटिव लिया गया वो किस विजन के अंतर्गत था, आत्मनिर्भर भारत जो विजन था हमारा, आत्मनिर्भर भारत, यानी उसमें क्या करना था, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है। आत्मनिर्भर जो भारत योजना है उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। तो कोल के इंपोर्ट को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिए गए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था जो मिनरल कंसेशन जो अमेंडमेंट रूल था, जो 1960 का जो मिनरल कंसेशन अमेंडमेंट रूल था उसमें अमेंडमेंट किया गया 2021 में। ठीक है, टू अलाउ लीज ऑफ कैप्टिव माइंस टू सेल कोल और लिग्नाइट अप टू 50% ऑफ द टोटल एक्सेस प्रोडक्शन आफ्टर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड्यूस्ड प्लांट। मैंने बताया था आपको पहले ही कि जो कैप्टिव माइंस होते हैं वो किसी थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उस माइंस को लीज पे लिया जाता है। ठीक है, और वो पावर प्लांट क्या करता है, वो पहले कोल का प्रोडक्शन करता है उस माइन से और उस कोल का यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है कोल का कि वो यूज नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और बहुत सारा कोयला बचा रह जाता है। तो पहले क्या रूल था कि आप उस कोल को बेच नहीं सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, उसके तहत जो एक्सेस कोल होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बाद जो कोयला बचेगा उसे ये जो कैप्टिव माइंस वाले जो पावर प्लांट उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट उसको सेल कर सकता है। कितना सेल कर सकता है, उस साल जितना कोल का प्रोडक्शन हुआ उसका 50%। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया ताकि कोल के इंपोर्ट को कम किया जा सके। तो इससे क्या होगा कि जो एडिशनल कोल होगा, जो कोल बच गया, जो कैप्टिव माइंस के द्वारा जो यूज के अलावा जो बच गया कोल, वो मार्केट में आ सकता है और इससे हम कोल के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा है
36.06 फ्रॉम इतना मिलियन अप टू 19 टू इतना मिलियन ड्यूरिंग करस्पेंडिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है यानी 21-22, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है उसमें हमने कोल के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, कोल के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है कितना से 36.06% से, ठीक है, यानी नवंबर 2019 में 21 में नवंबर 2019 में कितना था कोल का प्रोडक्शन 39.15 मिलियन टन, जो कि 53.27 मिलियन टन हो गया है 2021 में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोल का प्रोडक्शन हमने इंक्रीज किया है, साथ ही साथ कैप्टिव माइंस का जो एडिशनल कोल है वो भी मार्केट में आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, कोल का इंपोर्ट कम होता जा रहा है। द रिफॉर्म हैव लेड टू एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कोल बाई 9.01%। अब इससे क्या हो रहा है कि जो क्यों प्रोडक्शन बढ़ रहा है कोल का, क्योंकि हमने ये अलाउ कर दिया है जो कैप्टिव माइंस हैं वो अपने एडिशनल कोल को, एक्स्ट्रा कोल को सेल कर सकते हैं अप टू 50% ऑफ देयर टोटल प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर। अब इससे क्या हो रहा है, उनके पास एक इंसेंटिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल को प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोल को एक्सप्लोर करेंगे। पहले क्या होता था, उनके एक माइंस में माइन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन वो उतना ही जो पावर प्लांट होता था, जो कैप्टिव माइंस होता था, वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना उनका यूज का होता था। लेकिन अब चूंकि वो सेल कर सकते हैं तब वो एडिशनल कोल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, कोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और मैंने जो जैसा डेटा बताया कि पिछले एक साल में जो कोल का प्रोडक्शन 36.06% से बढ़ा है। और इससे क्या हुआ, डोमेस्टिक कोल के प्रोडक्शन से क्या हो रहा है कि इंपोर्ट में कोल का रिडक्शन हो रहा है। डिमांड बढ़ने के बावजूद भी कोल का जो इंपोर्ट है वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये है सेटिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ये डिज़ाइन मतलब ये इंडस्ट्री में डिज़ाइन का यूज होता है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री से, तो वहाँ पे डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी चीज़ हम अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें डिज़ाइन का बहुत बड़ा एक अपना रोल है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए नेशनल लेवल का, जो कि डिज़ाइन के क्षेत्र में बैचलर डिग्री प्रोवाइड कर सके। तो जो इसके लिए नेशनल डिज़ाइन जो पॉलिसी था 2007, नेशनल डिज़ाइन पॉलिसी 2007 क्या बताता है कि 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन शैल बी सेटअप इन एडिशन टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद। यानी नेशनल डिज़ाइन पॉलिसी 2007 क्या बोलता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो डिज़ाइन है जो अहमदाबाद में ही था पहले सिर्फ, उसके अलावा 4 और भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन सेटअप करने की ज़रूरत है, करना चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 न्यू एडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन सेटअप किया है, एक आंध्र प्रदेश में, आसाम में, हरियाणा में एंड मध्य प्रदेश में, टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। हर रीजन में हर रीजन में रिक्वायरमेंट है, हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में रिक्वायरमेंट है। इसलिए एक साउथ से, एक ईस्ट से, एक सेंट्रल इंडिया से और एक वेस्ट से, ठीक है, इन सारे रीजन में 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन सेटअप करने का गवर्नमेंट का प्लान है, ताकि इस इंस्टीट्यूट में डिज़ाइन में बैचलर डिग्री प्रोवाइड किया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में इनिशिएटिव लिया जाए। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन होंगे वो क्या करेंगे, बैचलर जो कोर्सेज ऑफर करेंगे बैचलर ऑफ डिज़ाइन में। ओके, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमारे लिए है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। अटल टनल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एबव 10,000 फीट बाई वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। यानी ये तो था ही कि अटल टनल सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। यानी 10,000 फीट से ऊपर, 10,000 फीट से ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन है, अटल टनल।
ये तो हमें पता ही था, लेकिन ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के ने अटल टनल को रिकॉग्नाइज किया है कि अटल टनल एक सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, 10,000 फीट से ऊपर के हाइट पे। एट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एबव 10,000 फीट ड्यूरिंग ए लैंडमार्क सेरेमनी ऑन 9 फरवरी 2022। तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको ऑफिशियली भी रिकॉग्नाइज किया गया। अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अटल टनल कहाँ से कहाँ पास होता है, ठीक है। तो जो अटल टनल है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। और ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है, ठीक है। मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर, मतलब 10,000 के ऊपर से ऊंचाई पे जितने भी हाईवे टनल हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट टनल है अटल टनल, ठीक है। तो अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। और ये अटल टनल जो है वो रोहतांग पास, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रोहतांग पास से होकर गुजरता है। मनाली जो लेह लाहौल स्पीति है उसको कनेक्ट करता है। और किस हाईवे पे है? मनाली लेह हाईवे पे। लेह कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। तो मनाली लेह हाईवे पे ये टनल है और ये मनाली से लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। लाहौल स्पीति एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये रोहतांग पास से होकर गुजरता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है रैपिड मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स। आपको जैसा कि पता है कि क्लाइमेट चेंज की समस्या अभी वर्ल्ड में चल रही है और उस क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिमालयन के जो ग्लेशियर्स हैं, हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, आपको पता है जो यमुना रिवर है या फिर गंगा रिवर है, गंगोत्री, वो हिमालयन ग्लेशियर से निकलती है। तो जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं उनका रैपिड मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है। और रैपिड मेल्टिंग के कारण ये हमारे लिए एक चिंता का विषय हो रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं। द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ एंड मेंटेन डेटा रिगार्डिंग मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर। वेरियस इंडियन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वेस ऑफ इंडिया, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस monitor Himalayan glacier for various scientific studies including glacier melting and have reported accelerated heterogeneous mass loss in Himalayan glacier। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन आपको ध्यान में रखना है, ये सारे इंस्टीट्यूशन हिमालयन ग्लेशियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसके जो ग्लेशियर है उसको मॉनिटर करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हिमालय ग्लेशियर का जो है वो मास लॉस हो रहा है, यानी बहुत तेज रेट से जो ग्लेशियर है वो लॉस हो रहे हैं, ठीक है, पिघल रहे हैं, ठीक है। और एक जर्नल है नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट, ठीक है। तो नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में भी नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट जो 2021 में पब्लिश हुआ उसमें भी हिमालय ग्लेशियर का जो रैपिड मेल्टिंग है उसको ये दर्शाया गया, हाईलाइट किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहा है ऑन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इन ब्यास बेसिन, साउथ चेनाब बेसिन एंड चंद्रा बेसिन इन हिमाचल प्रदेश, सयोक एंड नुब्रा बेसिन इन लद्दाख ड्यूरिंग फील्ड सेशन 21-22। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि हिमालय ग्लेशियर बहुत तेज़ी से रैपिड वे में, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज प्रेस रिलीज, PIB प्रेस रिलीज। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यू कैन शेयर एंड like the videos if you really like this video।